हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्टडीज़ बढ़िया चल रही होंगी। तो जैसा कि सभी एग्ज़ाम्स की डेट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट डिसाइडेड हैं, तो हम लोग रिवीजन पर्पस से कल मैंने थोड़े से वायरस के क्वेश्चंस करवाए थे, बट पता नहीं जब तक लिंक नहीं शेयर होगा तब तक आपको पता नहीं चलता है क्या। इसका मतलब तो ये है कि शायद आपने नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं कर रखी है। ठीक है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो डेफिनेटली आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे ये पता चलता रहेगा ना कि हाँ, अगर मैं कोई भी लेक्चर अपलोड करती हूँ तो आपको इमीडिएट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसको देख लीजिए। तो है तो सिलेबस बहुत सारा, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जेनेटिक्स जो है अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करता है। तो क्यों ना हम लोग पहले जेनेटिक्स को देख लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले हम वो कवर करेंगे, फिर उसके बाद इसके 40 to 50 क्वेश्चंस मेरे पास हैं, उसको पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद में जैसा कि आप सबकी डिमांड है कि थोड़ा सा पीपीटी की फॉर्म में ही आए, एक एक क्वेश्चन एक पेज पे होना चाहिए, तो ठीक है, वो चीज़ भी कर लेंगे। स्पेशली यूपी में जैसे 125 क्वेश्चंस आते हैं ना, तो देखते हैं कि 125 क्वेश्चंस का ही एक सीरीज़ किया जाए। तो आज जेनेटिक्स स्टार्ट करते हैं। इसमें ज़्यादा नहीं, थोड़े से पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, 30 to 40 मिनट्स तक का जो भी एक क्लास होगा। फिर जैसा भी आप सभी का रिस्पांस होगा उसके बाद फिर इन चीज़ों को एज इट इज़ कंटिन्यू किया जाएगा। तो जेनेटिक्स में भी एक मेंडेलियन जेनेटिक्स तो सबने पढ़ी ही होगी ठीक ठाक। हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर जो है ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे भी एग्ज़ाम में आपको 3 से 4 क्वेश्चंस तो देखने को मिल ही जाते हैं। इसमें देखो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से निकल के आते हैं। एक तो सबसे पहले तो जो इसके बेसिक्स हैं, ठीक है, डीएनए हेलिक्स क्या है, बेसिस वगैरह हो गए, एटीजीसी वगैरह है, इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर डीएनए हेलिक्स में माइनर ग्रुप, मेजर ग्रुप, लेंथ कितनी है, टाइप्स ऑफ डीएनए वगैरह हो गए, ये चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद में इस चैप्टर में फिर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, तो वो सारी चीज़ें तो चलो इम्पॉर्टेंट है ही हैं। साथ में जेनेटिक कोड आ जाता है, जो कि हर बार आपने देखा था हरियाणा वाले पेपर में भी कि हर बार एवरी ईयर अ सिंगल क्वेश्चन कैरिड फ्रॉम दैट टॉपिक। ठीक है, और फिर उसके बाद में लैक ऑपरॉन वगैरह हो गए। तो इस तरीके से चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, लेकिन पॉइंट्स के साथ में ये मान लो कि हाँ, एक तरीके से जैसे हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगर ठीक लगती है तो फिर अपन कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर सीधे क्वेश्चन ही करेंगे, कोई इशू नहीं है मुझे। तो इसको मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा और जूम आउट करती हूँ ताकि आपको ईजिली विजिबल हो, या अगर विजिबिलिटी क्लियर है तो फिर यही कंटिन्यू करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, द डीएनए। डीएनए के बारे में हम देखते हैं। तो डीएनए क्या है, सबसे पहले तो ये चीज़ पता होना चाहिए कि डीएनए कैसा है, डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, और पहला जेनेटिक मटेरियल कौन सा खोजा गया था, तो वो क्या था, आरएनए था। अब ये भी रीज़न होना चाहिए कि आरएनए पहला ही था, तो फिर उसको ज़्यादा प्रायोरिटी क्यों नहीं दी जा रही है, डीएनए को ही ज़्यादा प्रायोरिटी क्यों दी जाती है। तो इसका रीज़न यही है कि जो आरएनए होता है, आरएनए की ये जो राइबोस शुगर होती है, यहाँ पे क्या लगा होता है, एच के साथ में ये OH है। तो ये क्या होता है, इस वजह से ये क्या है, हाईली वॉलेटाइल होता है, या हाईली रिएक्टिव होता है। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं हम लोग डीएनए का, तो डीएनए की जो रिंग होती है, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ से ऑक्सीजन जो है ये गायब हो जाता है, ये डीऑक्सी रहता है। तो इस वजह से डीएनए क्या है, ये मोर स्टेबल है, और आरएनए जो है वो क्या है, लेस स्टेबल है। इस वजह से डीएनए को जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दी जाती हैं। बाकी पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं साथ साथ में, अगर कुछ और इम्पोर्टेंट लगेगा तो एक्सप्लेन करते चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, इन डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड बाय। जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है, एक बार इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, बना के एक्सप्लेन करती हूँ, तो आपको चीज़ें और ज़्यादा सही से क्लियर हो पाएंगी। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो पढ़ा तो कुछ रही थी, पढ़ाने कुछ लगी हूँ। कहने का ये है कि सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, इतना मान के चल रहे हैं कि इस लेवल पे आप हो कि आपको ये सब तो पता ही है। जैसे कि
अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए कैसा है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये हो जाती है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब इसमें न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, डीएनए क्या लिखा क्या जाता है स्टेटमेंट, डीएनए इज अ मतलब क्या है, चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में सबसे पहले तो पॉली प्लस न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में क्या मतलब होता है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड में क्या है। फिर उसके बाद में अगर न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं तो न्यूक्लियोसाइड में भी क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मतलब ये सारी बेसिक सी इन्फॉर्मेशंस हैं जो आई थिंक कि आपको पता होंगी, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ। तो मैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं अपने लेवल पे चीज़ें आपको क्लियर करने की भी कोशिश करूँगी, ठीक है। बाकी जो भी डाउट रह जाते हैं आपके, वो प्लीज़ मुझसे फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी देखो ये सब चीज़ें बहुत लेंदी हैं, अगर डिटेल में पढ़ाना चाहेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन उसके लिए आपका रिस्पॉन्स भी होना चाहिए। मैं वन साइडेड एफर्ट नहीं डालना चाहती हूँ। तो देखते हैं, सबसे पहले देखो बस मुझे बताना ये था वहाँ पे कि इसमें देखो बहुत सारे तरीके के बॉन्ड्स आते हैं, ठीक है। अगर हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो अगर हम बात करें कि हाँ यहाँ पर कितने तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, तो इसी से बहुत सारे आपको एटलीस्ट हर एग्ज़ाम में आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स जो हैं वो कितने तरीके के होते हैं। और फिर उसके बाद में सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं समझा देती हूँ, फिर मैं बताऊँगी कि कितने तरीके के बॉन्ड्स होते हैं। बाकी अगर आपको पता है तो आप बिना आगे देखे हुए वीडियो अभी जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है। तब तो मुझे पता चले कि हाँ मतलब सही है, आपकी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पे चल रही है। और नहीं पता है तो फिर ध्यान से सुनो। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होता है, अब इतना तो पता है ना कि ये क्या है, ये एक राइबोज शुगर का है, ठीक है। एक सेकेंड, ये स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, एक राइबोज शुगर है, ठीक है। सिर्फ यहाँ तक मैं ले रही हूँ, जो जो इस सर्कल में है वही राइबोज शुगर है। और वो भी किस तरीके की शुगर है, ये बीटा डी राइबोज शुगर होती है। अगर कभी थोड़ा और डीप में पूछता है आपसे तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो इसका जो सेकेंड पोजिशन होता है ना, कलर ठीक है, ये जो सेकेंड पोजीशन होता है, यही पोजीशन जो है वो आरएनए से डिफ़र करती है। वहाँ पे OH होता है मतलब आरएनए के केस में, और यहाँ पे क्या होता है, H होता है। तो ये पोजीशन, ये क्या हो गई, ये राइबोज शुगर हो गई। अब इसके साथ यहाँ पर, इसके साथ यहाँ पे जो लगा होता है, ये हमारे क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं, ठीक है। NB करके मैं लिख रही हूँ, नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं। अब नाइट्रोजिनस बेसेस की भी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी दो तरीके के होते हैं, प्यूरिन्स होती हैं या फिर पिरिमिडिन्स देखने को मिलेंगे आपको, पिरिमिडिन्स। अब प्यूरिन्स में क्या आ जाता है, एडिनाइन और गुआनाइन। और पिरिमिडिन्स की बात की जाए तो थायमीन इन केस ऑफ DNA, या फिर इन केस ऑफ RNA यूरेसिल, और बाकी साइटोसिन तो दोनों में कॉमन होता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे बात करते हैं कि ये क्या था हमारा, ये शुगर है। शुगर के साथ में जब ये नाइट्रोजनस बेस लग जाते हैं, शुगर के साथ ये जो नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है ना, इस जगह एक बॉन्ड बनता है। इस बॉन्ड को नाम देते हैं हम लोग N ग्लाइकोसिडिक। एक्चुअली लिख लेना, यहाँ पे लिखता नहीं है, पता नहीं मेरे इसमें क्या इशू है। N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये पहला बॉन्ड जो यहाँ पे निकल के आता है, ये क्या है, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। पहली चीज़ तो ये शुगर के साथ में जब बेस मिला तो पहला जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या है, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उसके बाद में अब हम बात करते हैं, इस साइड चलते हैं, लेफ्ट साइड में। ये शुगर है, इसके साथ देख रहे होगे यहाँ पे ये फॉस्फेट लगाया मैंने, 3 फॉस्फेट लिखा है, ठीक है। तो शुगर का जब फॉस्फेट के साथ जब ये मिलता है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ पे जो कार्बन्स लगे होते हैं 1 2 3 4, और ये 5th कार्बन, ये जो इसका 5th कार्बन होता है राइबोज शुगर का, इसका 5th कार्बन जो फर्स्ट, ये क्या है, एक तरीके से अल्फ़ा बीटा और गामा, 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं। तो जो 5th कार्बन है और ये जो पहला फॉस्फेट है, इसके ग्रुप का ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला इसका OH, ये क्या है, वाटर बन के यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। माइनस H2O, ये पानी बन के निकल जाता है। और जब ये वाटर बन के यहाँ से ये रिमूव हो गया ना, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं, ये बॉन्ड कहलाता है, अरे यार ये लिख क्यों नहीं रहा है,
चलो ठीक है, मैं यहीं पे बता देती हूँ। दिस बॉन्ड इज नोन एज फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो दूसरा बॉन्ड हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, पहला कहाँ पे मिला था, ये फर्स्ट बॉन्ड क्या था, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था, जो कि शुगर को किसके साथ में, नाइट्रोजनस बेसेस के साथ में। अभी मैं डिटेल में भी दिखाऊंगी, परेशान नहीं हो। और उसके बाद में यहाँ पे जब फर्स्ट फॉस्फेट के साथ जब ये बॉन्ड बनाएगा तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। उसके बाद देखो फिर यहाँ पे इसी तरीके से ये बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, इनके बीच में भी इसी तरीके से होता है, ऐसे वाटर यहाँ से रिमूव होता जाता है और ये जो बॉन्ड्स निकल के आ रहे हैं, इन बॉन्ड्स को हम लोग बोलते हैं फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। आराम से समझ लो, क्योंकि ये चीज़ें मैक्सिमम टाइम तक मतलब बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है। पढ़ तो लेते हैं हम लोग, लेकिन इवन पीजी वगैरह करने के बाद भी ये डाउट क्लियर नहीं होता है। तो 3 बॉन्ड निकल के आ गए हमारे पास। सबसे पहला वाला क्या था, ये था एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दूसरा क्या निकला, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। तीसरा निकल के आया फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। और ये वाला जो होता है यही सबसे क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है ये। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, मतलब इसके टूटने पे सबसे ज़्यादा एनर्जी लिबरेट होती है। ठीक है, जैसे देखो ना, एटीपी होता है, मतलब ट्राई फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट है। तो अगर यहाँ से जब एक ये वाला टूट जाएगा तब डाइफॉस्फेट बचेगा, ये भी जब टूट जाएगा तब मोनोफॉस्फेट बचेगा। तो 3 बॉन्ड हैं, इसीलिए ये तीनों, ये दोनों जो हैं ये क्या हैं, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं, इन्हीं के टूटने पे एनर्जी का लिबरेशन होता है। लेकिन बात यह है कि हमसे जो, मतलब अभी जब हमने जो पॉइंट पीछे रीड आउट किया, वहाँ पे पूछ क्या रहा था, वहाँ पे पूछ रहा था फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड की बात कर रहा था। ठीक है, तो कहाँ निकला, मतलब अभी दिखा कहीं अब तक आपको, नहीं दिखाई दिया ना, यहाँ पे फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर नहीं होता है, वो हमेशा एक न्यूक्लियोटाइड का जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कनेक्शन बिल्ड होता है तो उसके बीच में पाया जाता है वो फॉस्फो डाई एस्टर। ठीक है, एक एस्टर बॉन्ड मिल गया यहाँ पे हमें, दूसरा कहाँ पे वो मैं आपको बना के बताती हूँ। इसको थोड़ा सा यहाँ पे इन चीज़ों को थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। अब देखो सिंपली उसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं बस। देखो यहाँ पे ये जो 3 प्राइम पे ये जो OH लगा हुआ है, ये फॉस्फेट का इस 3 प्राइम के OH के साथ में जो बॉन्ड बनेगा इस जगह पे, ये भी क्या कहलाएगा, एक तरीके से ये भी तो क्या है, कार्बन ही तो है। कार्बन का मतलब कार्बन हो गई, और एक ये फॉस्फेट हो गया, तो इसका इसके साथ जो कनेक्शन बिल्ड होगा ये भी कैसा कहलाएगा, ये भी तो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड ही है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है। तो एक तो यहाँ पे आ गया, और बाकी दूसरा वाला तो ये क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी है ही है इसके पास। ठीक है, दूसरा वाला जो है वो इस जगह पे है और एक यहाँ पे बन गया। तो ये इस तरीके से क्या बन गया, मतलब एक बॉन्ड यहाँ पे है और एक बॉन्ड यहाँ पे, तो ये कनेक्शन कहलाता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, मतलब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड अगर पूछता है कि किसके किसके बीच में है, तो बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में देखा जाता है। ठीक है, और फॉस्फोएस्टर बॉन्ड जो है वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड में होगा। अब बाकी एक बार थोड़ा सा इस चीज़ को समझा देती हूँ मैं यहीं पे कि न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, जब अपन बात करते हैं, अब देखो यहाँ पे समझाने को, खैर मैं यहीं पे समझा देती हूँ। देखो शुगर था, एसिडिक बॉन्ड, मतलब कि जो शुगर थी, शुगर के साथ जो ये नाइट्रोजनस बेस बन रहा था, ये क्या कह रहा था, ये कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, मतलब कि नाइट्रोजनस बेस के साथ में, नाइट्रोजनस बेस के साथ में जो जो पेंटोज शुगर होती है, यही क्या बना रहा है, न्यूक्लियोसाइड बना रहा है। लेकिन जब इसमें फॉस्फेट ऐड हो जाएगा, मतलब साथ में इसमें क्या ऐड कर लो, फॉस्फेट भी ऐड कर लो, तो जब फॉस्फेट ऐड हो जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा था ये चीज़, ये मतलब नाइट्रोजनस बेस हो गया, इसके साथ में राइबोस शुगर हो गया, तो ये न्यूक्लियोसाइड था। बट जब इसके साथ में फॉस्फेट भी ऐड हो जा रहा है, मतलब अल्फा फॉस्फेट था ना, अल्फा फॉस्फेट जब ये इसके साथ ऐड हो जा रहा है, तो ये क्या बन जा रहा है, ये कहलाएगा हमारा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्या कहला रहा है, ये न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। मतलब जब बेस और मतलब शुगर के साथ बेस है तब तक न्यूक्लियोसाइड है, लेकिन जब इसमें फिर आप फॉस्फेट ऐड कर देंगे तो ये क्या किस में चेंज हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाता है। और फिर बाकी अल्फा फॉस्फो फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, बीटा फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड,
तो ये फिर आगे तो ये लगे ही हुए हैं, ठीक है। और इन्हीं की जब चेन, ये देखो जैसे एक शुगर फिर ये, एक शुगर फिर ये, इस तरीके से ये जब ये चेन ऐसे बनती जाती है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं। अब ये सारे क्या हैं, मतलब हर एक के साथ ये देखो ये अपने आप में न्यूक्लियोटाइड बन गया कि नहीं बन गया। जैसे देखो शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है और फॉस्फेट है, तो ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड, 2 3 4 ऐसे मतलब बनते जा रहे हैं, तो ये क्या है, एक तरीके से चेन हो गई। तो चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड को ही हम लोग क्या बोलेंगे, अब इसको लिख सकते हो चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। यही क्या कहलाता है हमारा, पॉली, मतलब एक से ज़्यादा यूनिट हो गई, किसकी यूनिट हो गई, न्यूक्लियोटाइड की, तो ये क्या कहलाता है, पॉली न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए क्या है, एक पॉली न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। आई होप कि मैंने समझाने की कोशिश की है। बाकी इसको थोड़ा सा मैं, मतलब फिगर्स है मेरे पास, इसके इमेजेस पड़ी हैं, उससे थोड़ा सा हम एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। तो ये देखो मैंने क्या बताया था कि शुगर है, ठीक है, ये शुगर है, कैसी है, बीटा डी राइबोज शुगर है। और बीटा डी राइबोज शुगर के साथ में क्या लगा हुआ है हमारे पास, ये नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है, ठीक है, ये बेस है। तो यहाँ पे जो कंडीशन आ रही थी, शुगर के साथ जब बेस मिल रहा था तो वो क्या बन रहा था, न्यूक्लियोसाइड बन रहा था, ठीक है, 2 डीऑक्सी एडिनोसाइन, ठीक है। बाकी प्यूरिन प्रिमिडिन भी मैं एक बार अभी समझा देती हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि कौन सा स्ट्रक्चर प्यूरिन का है और कौन सा पेरिमिडिन का है। उसके बाद में ये देखो, जब यहाँ तक तो ये न्यूक्लियोसाइड था, मतलब शुगर और बेस था, तब तक ये न्यूक्लियोसाइड था। लेकिन देखो यहाँ पे बेस बेस है ही है, ये शुगर था, यहाँ पे क्या क्या ऐड हो गया, फॉस्फेट। ये देखो अल्फा फॉस्फेट ऐड हो गया ना, ये 5' कार्बन के साथ में ये फॉस्फेट जब ऐड हो जाता है तो ये क्या बन जा रहा है हमारा, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो बस यही डिफरेंस है, ठीक है, शुगर के साथ में बेस, तब ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। और जब इसी स्ट्रक्चर में हमारा क्या ऐड हो जा रहा है, अल्फा फॉस्फेट, ठीक है। और क्लियर अगर करना चाहते हो तो यू कैन राइट दैट कि अल्फा फॉस्फेट जब ऐड हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाता है, ठीक है। आई होप चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद में अगला आता है जो कि हमें क्या देखना था, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, ठीक है, डाई एस्टर बॉन्ड देखना था। तो ये देखो एक शुगर हो गई, शुगर मतलब ये शुगर है, वो शुगर है, इसके साथ में बेस लगा हुआ है, बेस के साथ में ये फॉस्फेट लगा है, तो ये इतना स्ट्रक्चर तो क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब यहाँ पे ये देखो इस जगह पे हमें एस्टर बॉन्ड देखने को मिला था ना ऊपर। उसके बाद में देखो क्या होता है, एक शुगर, ये दूसरी शुगर है, जब इस शुगर का ये जो 3' कार्बन है, इस कार्बन के साथ में जो फॉस्फेट मैंने साइड में बनाया था, वो फॉस्फेट कहाँ, इस जगह पे होता है एक्चुअली। और यहाँ पे ये फॉस्फेट मतलब ऊपर भी इसके साथ में बना रहा है एक कनेक्शन, और फिर इसके साथ भी बन रहा है। और मतलब कि एक फॉस्फेट जो है वो यहाँ पे तो बन ही रहा है, ठीक है, इस कार्बन के साथ में भी फॉस्फेट अटैच है और इस कार्बन के साथ भी फॉस्फेट अटैच है। तो जब 5' कार्बन के साथ जब फॉस्फेट बन रहा था तो एक एस्टर बॉन्ड ये निकल के आ रहा है और दूसरा एस्टर बॉन्ड जो है वो इस 3' कार्बन के साथ निकल के आ रहा है, यानी कि 2 एस्टर बॉन्ड्स यहाँ पे बन गए। तो यहाँ पे 2 एस्टर बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है। आई थिंक चीज़ें अब ज़्यादा क्लियर हो रही होंगी। तो यहाँ पे क्या बन के आता है, ये फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड होता है फिर, ठीक है। फिर उसी तरीके से नेक्स्ट बेस के साथ में शुगर न्यूक्लियोसाइड हो गया, फॉस्फेट ऐड हो गया, तो ये फॉस मतलब कि फॉस्फेट ऐड हो जाने के बाद में न्यूक्लियोटाइड हो जाता है और यहाँ पे फिर ये आगे चेन ऐसे कंटिन्यू हो जाती है, ठीक है। तो ये देखो 3' OH जो है ये क्या है, ये 3' OH है और ऊपर ये क्या था, 5' कार्बन था, इसीलिए जो इसकी पोलैरिटी होती है वो इसी तरीके से लिखा जाता है, 5' फॉस्फेट 3' OH, ठीक है। सही तरीका इसका ये होता है। फिर दूसरा वाला जो होता है वो जस्ट इसके अपोजिट चलता है, यानी कि 5' फॉस्फेट और 3' OH, क्योंकि ये क्या है, ये फ्री रह जाता है। अब मतलब इसके बाद अगर कोई जुड़ेगा तो फिर अगली चेन हो जाएगी, लेकिन अगर जो लास्ट वाला होता है तो ये 3' OH क्या है, ये फ्री रहता है। और यहाँ पे ये फिफ्थ कार्बन, मतलब फिफ्थ कार्बन के साथ 5' फॉस्फेट ही लगा रहता है। तो आई थिंक मैं जो बताना चाह रही हूँ समझ में आया होगा आपको। बाकी एक चीज़ और ये देख सकते हो कि जैसे देखो ये शुगर के साथ में ये शुगर लगी है, शुगर के साथ में ये कैसा हो गया, मतलब ये नाइट्रोजनस बेसेस के साथ में ये हाइड्रोजन बॉन्ड से इसका कनेक्शन हो गया।
इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले तो मतलब कि एक टर्न में कितने बेस पेयर्स होते हैं, तो 10 बेस पेयर होते हैं। एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है, तो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। या इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.4 नैनोमीटर। और उसके बाद में डायमीटर की बात की जाए तो डायमीटर इसका 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और एक बेस के बीच का अगर कभी पूछता है तो 3.4 एंगस्ट्रॉम या इसको 0.34 नैनोमीटर भी लिख के पूछता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। बाकी जहाँ पे ग्रुप ज़्यादा है वो मेजर ग्रुप हो जाएगा, जिस साइड में कम है वो माइनर ग्रुप हो जाता है। बस इस तरीके से इससे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। बाकी एक चीज़ ये भी देख लीजिए, ये देखो ये पिरामिडिन का स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या होता है, सिंगल रिंग होता है ना। यही चीज़ तो बार बार बोली जाती है कि ये कैसा है, सिंगल रिंग का होता है। और डबल रिंग स्ट्रक्चर जो है ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर हमारा पिरामिडिन है। और प्यूरिन जो होता है वो क्या होता है, डबल रिंग स्ट्रक्चर। प्यूरिन में क्या आ जाता है, एडेनिन और गुआनिन आ जाते हैं। और पिरामिडिन की बात करें तो थाइमिन एज यूजुअल, और बाकी अगर आरएनए है तो यूरेसिल और फिर साइटोसिन आ जाता है। अब देखो बेसिक स्ट्रक्चर नाइट्रोजनस बेसिस का ये है। अब इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या होता है, क्योंकि एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो बनते हैं ना, उस बॉन्ड पे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये है हमारे पास प्यूरिन्स, और ये आ जाती हैं हमारी पिरामिडिन्स आ जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्यूरिन्स के बारे में देख लेते हैं। देखो प्यूरिन्स जो है वो क्या है, डबल मेम्ब्रेनस है। ठीक है, इनको और भी हम क्या लिख सकते हैं, डबल डबल रिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं ना, डबल रिंग स्ट्रक्चर हो गया ये। और ये कैसे हैं, 9 मेंबर्ड होते हैं। 9 मेंबर्ड का मतलब होता है कार्बन का जो नंबर है वो मतलब 5 पोजीशंस पे कार्बन है और 4 पोजीशंस पे नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे है, यही हमारा जो है ये कह सकते हो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ से। क्योंकि क्वेश्चन जो है वो यही पूछा जाता है कि प्यूरिन में जो है वो नाइट्रोजन किस किस पोजीशन पे होता है। एक तो क्वेश्चन ये निकल के आएगा, तो आपका आंसर होना चाहिए 1379। कहाँ पे है वो भी मैं भी समझा दूंगी, देखना इमेज में। और दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि जो मतलब शुगर लगी होती है, शुगर का जो नाइट्रोजनस बेस के साथ मतलब जो कनेक्शन होता है वो कौन से नाइट्रोजन के साथ में होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको मैं भी समझा रही हूँ, आप ध्यान से देखिए इसे। ठीक है, अभी समझाते हैं। पहले स्ट्रक्चर देखो ध्यान से। ठीक है, दो दो चीज़ें हैं इसमें, दो रिंग हो गई। पिरामिडिन की बात करते हैं तो पिरामिडिन कैसा है, 6 मेंबर्ड है, क्योंकि 6 ही कार्बन है इसमें। और इसमें भी देखो 4 पोजीशन पे कार्बन है, 2 पोजीशन पे नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे है, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे है। अब इसमें क्या होता है, जो नोमेनक्लेचर होता है, ये जो नंबरिंग है वो एंटी क्लॉकवाइज है। कैसे क्लॉकवाइज, मतलब जो घड़ी की दिशा में हो। जैसे देखो सपोज करो ये क्लॉक है और ये चलेगी, तो यहाँ 12 था ना, फिर ये 1 2 3 4 ऐसे ऐसे, मतलब ये क्या है, ये क्लॉकवाइज चलेगी। लेकिन ये क्या है, इसमें नंबरिंग जो होती है वो अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में होती है। तो ये चीज़ मैं देखो समझा रही हूँ, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो ये रहा, ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन ये रहा पहले नंबर पे, फिर 2 यहाँ पे दिया है, 3, फिर 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से मतलब ये इस तरीके से डायरेक्शन चल रही है जो नंबरिंग की है। लेकिन क्लॉकवाइज वाली की बात करें तो ये देखो इसमें क्या बोलते हैं, ये क्लॉकवाइज होता है। यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6, मतलब इस तरीके से जैसे घड़ी की सुइयाँ चलती हैं उस डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे नंबरिंग की गई है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने देखा था किसी एग्जाम में, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। अब ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद में इसको रब कर देते हैं एक बार, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पता चल गया होगा आपको। दूसरी चीज़ ये निकल के आती है यहाँ पे कि यहाँ पे बोल रहा है कि 1379 पे नाइट्रोजन है। तो आप भी सोच रहे होगे मैम कहाँ पे है। आप देखो ध्यान से, ये देखो फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन लगा है, फिर 3 पे नाइट्रोजन लगा है, उसके बाद में 7th पोजीशन पे नाइट्रोजन लगा है, और 9th पोजीशन पे नाइट्रोजन लगा है। और ये जो 9th नाइट्रोजन होता है ना, इसी के साथ में क्या होता है, शुगर की जो बॉन्डिंग होती है, मतलब जो हमारा शुगर होता है और शुगर का जो फर्स्ट वाला जो होता है, मतलब फर्स्ट प्राइम कार्बन और इसका 9th नाइट्रोजन, इसके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, यही बॉन्ड क्या कहलाता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। समझ में आया। आप सोच रहे होगे कि मतलब अगर ये स्ट्रक्चर एज इट इज़ उठा के रख देंगे, मतलब इस तरफ में तो शुगर दिखाते हैं वैसे जनरली, तो ये कैसे हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, ये मतलब इसको पलट के दिखाया जाता है। अभी मैं दिखाऊंगी एक इमेज जो अभी हमने देखी थी, जहाँ न्यूक्लियोसाइड वाला वहीं पे था। मैं अभी समझाऊंगी दोबारा वहाँ चल के। तो ये चीज़ यहाँ तक मतलब क्लियर हो गई होगी आपको।
कि पोजीशंस देख लो पहले कि कहाँ कहाँ पे नाइट्रोजन लगा हुआ है प्यूरिन्स में, 1379 में। और यहाँ की बात करते हैं प्रिमिडिन में, तो फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है और थर्ड पोजीशन पे लगा हुआ है, ठीक है। बस इन दो जगहों पे लगा हुआ है। अब इसमें जो बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट के साथ ही लगेगा, फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर एंड फर्स्ट कार्बन ऑफ प्रिमिडिन के साथ में जो है वो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। यहाँ पे अगर पूछेगा, चलो मैं लिख देती हूँ इस चीज़ को। तो ये देखो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो कहाँ बन रहा है, फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर और नाइन्थ, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, नाइन्थ, ठीक है, नाइन्थ नाइट्रोजन ऑफ प्यूरिन के साथ में। और यहाँ पर क्या बनेगा, फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर और फर्स्ट कार्बन ऑफ प्रिमिडिन, ठीक है। मतलब यहाँ पे 1C9N, ठीक है, इसको ऐसे भी याद कर लो, 1'C प्लस 9N के साथ में हो जाएगा ये चीज़। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट कार्बन और प्लस फर्स्ट नाइट्रोजन के साथ ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये मतलब चीज़ें जो हैं वो आई थिंक कि काफ़ी हद तक मैंने समझाने की कोशिश की है, क्लियर हुआ होगा। नहीं अगर हुआ है तो बताना अगर कहीं डाउट रहता है तो। बाकी फिर ये वही गुआनाइन का भी सेम स्ट्रक्चर आ जाएगा। और हाँ, ये जो छोटी वाली रिंग होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इमिडाजोल रिंग, ठीक है। इसी के साथ में वो होता है क्योंकि 9th नाइट्रोजन यहीं पे प्रेजेंट है, तो यही उसके साथ में अटैच रहता है। बाकी साइटोसिन में फिर ये इस तरीके से आ जाएगा। बाकी थोड़ा सा मतलब स्ट्रक्चर में कहीं कुछ बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। देखो थाइमिन क्या है, मतलब पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को भी अगर कभी मान लो पूछ लेता है आपसे, इमेज दे दिया और पूछ लिया कि किसका है, तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस हो सकता है। ये देखो साइटोसिन है, साइटोसिन में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है, लेकिन इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे चीज़ें चेंज हैं, ठीक है। तो ये थाइमिन हो जाएगा और ये साइटोसिन है। बाकी गुआनाइन के केस में भी देख लो तो चीज़ें थोड़ी सी जो है वो कहीं ना कहीं डिफरेंस हैं, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ये कार्बन लगा हुआ है और ये इस तरीके से, मतलब कहने का मतलब बस यही है कि हाँ, चीज़ों को आप ध्यान से देख लीजिए और इसको अगर मन करता है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो अगर बुक्स पड़ी हुई हैं आपके पास तो उसमें देख लेना। ये बुक ये मतलब ये स्ट्रक्चर मैंने जो RK पिल्लई है उससे मैंने मतलब ये इमेज को शॉर्ट आउट किया है। आप चाहो तो जा करके अपनी बुक में इसी तरीके से बना के और चीज़ें वहाँ पे लिख सकते हो। बाकी ये बताना था ना कि हाँ, ये नाइट्रोजन इस तरफ में है तो राइबोस शुगर इधर है, तो कैसे कनेक्शन होगा वो चीज़ देख लो एक बार। ये देखो इस इमेज में ये स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर क्या है, ये पलट के लगता है। ये छोटी वाली रिंग जो थी ये क्या थी, इमेडा जोल रिंग थी, और इसी रिंग का ये क्या था, ये 9th नाइट्रोजन, और इसका ये फर्स्ट कार्बन, ठीक है, फर्स्ट प्राइम कार्बन के साथ में ये कनेक्शन बन रहा है। दिखाई दे रहा है, कलर ही ऐसा यूज़ किया मैंने। ये देखो ये 9th नाइट्रोजन का ये इसके साथ में ये यहाँ पे ऐसे। तो ये चीज़ें मतलब समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो ठीक है, मतलब पॉइंट्स देख लेते हैं थोड़े से। बाकी 20-25 मिनट हो चुका है ऑलरेडी मुझे समझाते हुए, तो थोड़े से पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है आगे। तो यहाँ पे क्लियर हुआ, इन डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड्स, जो हर एक न्यूक्लियोटाइड जो है एक दूसरे से किससे जुड़ा हुआ है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला पॉइंट है डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस। अब डीएनए एसिडिक क्यों है, क्योंकि देखो उसमें बेस भी है एसिड भी है, तो क्यों एसिडिक है आप बता सकते हो मुझे, क्यों एसिडिक होता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो एक वीक बेस होता है, बल्कि जो फॉस्फोरिक एसिड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसी वजह से डीएनए जो है वो क्या है, एसिडिक सब्सटेंस में आता है। लेकिन उस पर चार्ज जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि उसको जो फॉस्फेट होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, PO4 3 नेगेटिव लिखा जाता है। इसलिए इस फॉस्फेट की वजह से उस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज रहता है, और साथ ही साथ इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय, तो मिशर ने मतलब उसको आइडेंटिफाई किया था और नाम क्या दिया था उन्होंने, न्यूक्लिन नाम दिया था। तो ये इन्फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, वाटसन एंड क्रिक ने 1935 में प्रपोज डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल एंड वन द नोबेल प्राइज। देयर मॉडल्स ऑफ डीएनए वाज बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किस टेक्निक पे बेस्ड था, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक पे बेस्ड था। और मतलब जो किया था वो किस किस ने किया था, तो उस टाइम साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने किया था। किसके बेस्ड पे किया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड पे किया था, ठीक है। 4 ग्राफ्स बेस इक्विवेलेंस रूल इन्होंने ही दिया था।
नेक्स्ट पॉइंट है, इफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैज़ 20% ऑफ साइटोसिन, कह रहे हैं कि अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और उसमें 20% साइटोसिन है, द परसेंटेज ऑफ एडेनिन इन इट विल बी, तो एडेनिन कितना होगा, तो 30% आंसर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस चीज़ को भी मैं थोड़ा सा एक बार आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, ध्यान से सुनो। देखो क्या होता है इसमें, 4 ग्राफ रूल अगर आपने पढ़ा है तो प्यूरिन्स में क्या आ जाता है हमारा, ए और जी आ जाता है। तो जो 4 ग्राफ रूल कहता है, रूल ये कहता है कि प्यूरिन जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, पिरिमिडिन के बराबर होना चाहिए। मतलब कि वैसे अपन क्या लिखते हैं, AT इज इक्वल टू G∼ इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे प्यूरिन्स जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, पिरिमिडिन के साथ बराबर होना चाहिए। मतलब कि बॉन्ड वगैरह सारी चीज़ें सेम रहनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब है वहाँ पे क्या दे रहा था हमें क्वेश्चन में, वहाँ पे हमें साइटोसिन दे रहा था, कितना दे रहा है ये, 20% दे रहा है। तो अगर साइटोसिन 20% है तो भाई जी भी कितना होगा, 20% होगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हमसे थाइमीन पूछ रहा है, ये मान लो एडेनिन पूछ लेता है, तो अब ये 20% है तो ये भी 20% हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका जो रूल होता है वो ये होता है कि प्यूरिन जितना है उतना ही पिरिमिडिन होगा। मतलब प्यूरिन कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए, और 50% ही क्या होगा, पिरिमिडिन होगा। तो 20% अगर यहाँ आ जाता है तो बाकी बचा 30 तो इसके पास जाएगा ना, 50 में से 20 गए तो 30 आएगा यहाँ पे। उसी तरीके से यहाँ पे अब अगर ये मिल गया तो ये तो ऑटोमेटिक 30 हो जाएगा। तो ये मतलब ये चीज़ था, बाकी पता ही होगा आप सभी को। और ये दिया किसने था, जो 4 ग्राफ रूल है वो किसने दिया था, तो ये साइंटिस्ट का नाम भी इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए, एरविन चारगाफ सर ने दिया था इसको, ठीक है। बाकी इसमें क्या होता है, परसेंटेज ऑफ ए इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ टी और परसेंटेज ऑफ जी इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ सी, ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। बाकी प्यूरिन इक्वल टू प्रिमिडिन ये आ जाता है। मतलब यही सारे जो हैं वो रूल्स हैं यहाँ पे। बाकी जो AT होता है, A+T/G+C, ये तीसरा रूल है। ये क्या होता है, बेस कांस्टेंट होता है। तो कई बार अगर बेस कांस्टेंट से भी मतलब आपको वो देता है न्यूमेरिकल वगैरह, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। और बेस कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि देखो, अगर प्रोकैरियोट की बात की जाए तो प्रोकैरियोट का बेस कांस्टेंट जो है वो 1 से ज़्यादा होता है, और अगर यूकैरियोट की बात करते हैं तो वो लेस देन 1 होता है। बेस कांस्टेंट एक्चुअली किस पे डिपेंड करता है, वो GC कंटेंट पे डिपेंड करता है। तो प्रोकैरियोट का GC कंटेंट जो है वो हमेशा 1 से क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये मतलब प्रोकैरियोटिक डीएनए जो है वो क्या है, हमेशा GC टाइप होगा। और डीएनए जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है ये क्या होता है, AT टाइप का होता है। मतलब AT इसमें AT रिच रीजन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यूकैरियोटिक डीएनए AT टाइप का होता है, बाकी GC का ये होता है। और बाकी इस जगह सपोज करो कि हाँ, अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे दे रही हूँ आपको कि मतलब एक क्वेश्चन है कि जैसे बेस कांस्टेंट जो है, बेस कांस्टेंट वो 0.03 दिया हुआ है किसी का, और उसका जो AT रीजन है वो कितना आ जाता है, 6000 करके है। तो आप हमें वहाँ पे GC कंटेंट बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी यही 3 रूल हैं यहाँ पे, ये क्लियर हो गया होगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या था, 30% हो गया। नेक्स्ट है, इफ़ द सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन वन स्ट्रैंड ऑफ DNA इज दिस, अगर एक स्ट्रैंड दिया हुआ है तो सीक्वेंस ऑफ बेसेस ऑन द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, तो इसको तो बहुत आसानी से सब लोग मतलब अब तो कर ही लेते होंगे। जैसे देखो, ए के अपोजिट क्या आता है, टी आता है, तो इसको चलो मेरे साथ साथ करो, ए का टी हो गया, टी का ए हो जाएगा, जी का सी, सी का जी, फिर ए का। और वो भी ये चीज़ ध्यान रखना, DNA दिया हुआ है, जब RNA देगा तो जहाँ जहाँ पे थाइमीन है वहाँ हमें क्या मतलब, अब ए की जगह पे ए का अपोजिट हमने टी प्लेस किया है, ठीक है। आई थिंक ये कलर विजिबल नहीं है शायद ना, ये देखो, ए का अपोजिट टी, टी का ए हो जाएगा, जी सी, जी का सी है और सी का जी, ए का फिर से टी और टी का ए, सी, जी, टी, इस तरीके से हो जाएगा। और अगर बात की जाए यहाँ पे, अगर RNA होता तो जहाँ जहाँ पे थाइमीन लगा है वहाँ वहाँ पे आपको सिर्फ यूरेसिल प्लेस करना होगा, ठीक है। तो TA CG, TA CG, TA CG T, मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा।
मॉलिक्यूलर एक्चुअली मुझे मतलब नॉर्मल वाली जेनेटिक्स से ज़्यादा अच्छी लगती है, मेंडेलियन वाले से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं वो हैं, मतलब उसमें कुछ इफ एंड बट वाला सीन नहीं रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए। वैसे डीएनए से क्या बनता है, मतलब एमआरएनए बनता है ना, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि डीएनए बनेगा किससे, आरएनए से बनेगा, मतलब काम उल्टा हो रहा है। तो ये क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये टर्म किसने दिया था, मतलब टैमिन एंड बाल्टीमोर ने दिया था, ठीक है। टैमिन एंड बाल्टीमोर ने इसकी खोज की थी, और इसीलिए इसको और हम किस नाम से जानते हैं, टेमिनिज्म के नाम से भी जानते हैं। ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हिस्टोन प्रोटीन्स आर, कैसे होते हैं, बेसिक प्रोटीन्स होते हैं और कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ये क्वेश्चन, ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। बाकी समझाएंगे कभी हिस्टोन प्रोटीन भी, और ना सारा मतलब टाइम समझाने में निकल जाएगा, पॉइंट्स हम लोग कवर ही नहीं कर पा रहे हैं। फिर है द स्ट्रक्चर इन क्रोमेटिन सीन एज बीड ऑन स्ट्रिंग व्हेन व्यूड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। न्यूक्लियोसोम मतलब कि देखो इस तरीके से होता है, ये हिस्टोन ऑक्टामर्स होते हैं ना, चार चार यूनिट्स लगी होती हैं, ठीक है, मतलब तीन ही दिख रही हैं, चार चौथी उस तरफ होगी, ऐसा मान लो। तो ये चार हिस्टोन ऑक्टामर्स होते हैं, और इसके ऊपर ही क्या होता है, ये इसको हिस्टोन ऑक्टामर्स को ये ऐसे डीएनए, मतलब एक पूरा टर्न और एक मतलब 3/4 करके इसको, मतलब 1.75 टर्न होता है इस पे, इससे भी क्वेश्चन आता है। इसको इस तरीके से ऐसे करके ऐसे लपेट के रखता है, ठीक है, मतलब इस पे वो होता है। तो ये पिंक वाले जो थे ये हिस्टोन ऑक्टामर थे, और ये जो मैं अब लगा रही हूँ इसको जोड़ने का काम करता है ये H1, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लिंकर डीएनए, ठीक है। इसको भी समझा देते हैं, 1 मिनट रुको। तो इसको बहुत लेंदी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, फटाफट इसको यहीं पे कवर कर लेते हैं। जैसे देखो कि सबसे पहले तो आपको आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि वाई वी नीड ऑफ दिस प्रोटीन, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन की ज़रूरत आखिर पड़ी क्यों, तो क्यों ज़रूरत पड़ती है उसकी, सॉरी, क्यों ज़रूरत पड़ी, पैकेजिंग ऑफ डीएनए के लिए, ये डीएनए को पैकेज करने के लिए। क्यों, क्योंकि देखो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट जो हमारे डीएनए की लेंथ है वो कितनी है, 2.2 मीटर है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 2.2 मीटर उसकी लेंथ है। और न्यूक्लियस के अंदर हमें डीएनए हमारा न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन अगर डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस की बात की जाए तो वो कितना है, 10⁻⁻⁶ मीटर है, जो कि क्या है इसके कंपैरिजन में तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो अब उतनी बड़ी चीज़ को आप इतने छोटे से सेक्शन में कैसे रखोगे, तो हम क्या करेंगे, जैसे सपोज करो कि मतलब आपके पास पानी की पाइप होती है, ठीक है, गार्डन में आपने मतलब फ्लावर वगैरह लगा रखे हैं तो पानी डालते होगे। तो जैसे मान लो 2 मीटर, 2 मीटर 3 मीटर की अगर लंबी पाइप है आपकी, तो उसको क्या मतलब वो उतनी लंबी आप घर में अगर ला करके रखते हो, तो क्या मतलब उसको एज इट इज़ रख दोगे, नहीं ना, क्योंकि रूम की लेंथ कितनी होती है, 10/12 हो जाएगी मैक्स टू मैक्स। तो आप क्या करोगे, उस चीज़ को आप ऐसे ऐसे गोल कर दोगे, ठीक है, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, पाइप को पानी देने के बाद में उसको कॉइल कर देते हैं, ताकि वो क्या करे, कम सरफेस एरिया को कवर करे, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, सेम पर्पज़ से, मतलब ये चीज़ें नेचर ने ऑलरेडी डिज़ाइन कर रखी हैं, ठीक है, कि इतना बड़ा जो 2.2 मीटर का जो हमारा डीएनए है, उसको क्या किया जा रहा है, इतने छोटे से उसमें अगर रख रहे हैं तो क्यों रख, कैसे रखा जा रहा है, वो कॉइल करके, ठीक है। तो 10⁻⁻⁶ मीटर 2.2 मीटर डीएनए है, तो ज़रूरत क्या हुई, हिस्टोन प्रोटीन की पैकेजिंग के लिए होती है। बाकी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आता है कि प्रोकैरियोटिक डीएनए में जो डीएनए पैकेजिंग होती है वो किसकी हेल्प से होती है, तो वहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं, तो वहाँ पे पॉलीअमाइन प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए आप। बाकी फिर बाकी डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, और वो सारी चीज़ें बाद में देखेंगे। अब देखो सब, बस यहाँ पे जो बेसिक मुझे बताना था ना, बेसिक प्रोटीन का, अगर मैं लिखती तो शायद थोड़ा टाइम लग जाता है, इसीलिए मैंने ये इमेज यहाँ से पिक आउट किया है। तो देखो हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं, बेसिक प्रोटीन्स हैं, ठीक है, प्रेजेंट इन डीएनए ऑफ ऑल सेल्स ऑफ ह्यूमन एक्सेप्ट, अब यहाँ पे एक्सेप्शन भी आपको मिल गया साथ में, वहाँ पे बताती तो शायद मैं भूल ही जाती कि कहाँ पे बेसिक मतलब हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं। तो स्पर्म का जो डीएनए होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं, वहाँ पे उसकी जगह पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, प्रोटाअमाइंस देखने को मिलते हैं। और प्रोटाअमाइंस कैसे होते हैं, ये आर्जिनिन रिच होते हैं। तो इस चीज़ को तो मतलब आप यहीं पे साथ साथ इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से मिल गया। उसके बाद बात करते हैं कि
जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन है उसको मैंने अभी बताया था ना आपको कि एक ऑक्टामर होता है और साथ में एक लिंकर हिस्टोन होता है। तो लिंकर हिस्टोन का काम जो है वो H1 यूनिट करती है, और V8 ये जो ऑक्टामर होते हैं इसमें H2A, H2B, H3, H4 इसकी चार मतलब इन सब की 2-2 यूनिट्स होती हैं। तो देखो एक एक हो गया मतलब H2A, H2B, H3, H4, और इन सब की क्या क्या है, 2-2 यूनिट्स हैं इस तरीके से। तो ये क्या एक तरीके का ये क्या बनाता है, हिस्टोन ऑक्टामर, या इसको हम लोग V8 के नाम से भी जानते हैं। अब इसकी पैकेजिंग देखो कैसे होती है। तो अभी मैं ऑलरेडी आपको बना के बता ही चुकी थी कि V8 जो होता है, इस V8 के ऊपर क्या होता है, V8 ऐसे होता है, इसके ऊपर फिर ये DNA इस तरीके से आकर के 1.75 करके ये 75 कॉइल कर जाता है, ठीक है। DNA अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यही कोर DNA कहलाता है। और ये जो H1 था जो लिंकिंग का काम कर रहा था, मतलब एक ऑक्टामर को दूसरे ऑक्टामर पे इस तरीके से DNA के साथ ये लगा होता है, ये जोड़ने का काम करता है। तो ये लिंकर DNA हो जाता है। तो कभी क्वेश्चन अगर कोर DNA से पूछता है कि कोर DNA में क्या होता है, तो आप क्या बताओगे कि वो हिस्टोन का ऑक्टामर होता है। H2A, H2B, H3, H4 की 2-2 यूनिट्स होती हैं। और फिर फर्दर क्या होता है, तो इसीलिए ये DNA क्या है, DNA के साथ में जब हिस्टोन लग जाता है तो यही चीज़ क्या कहलाती है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। जैसे देखो मोतियों की जो माला होती है उसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे मोती लगे होते हैं और बीच में से ऐसे धागा गया होता है। तो ये इसीलिए ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल कहलाता है। और फिर क्या होता है, फर्दर पैकेजिंग के लिए DNA के साथ में कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेनाइड मॉडल। और वही क्या कहलाता है फिर, क्रोमोसोम्स। यानी कि DNA क्रोमोसोम्स की अगर बात की जाए तो क्रोमोसोम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो DNA में मतलब क्रोमोसोम में DNA भी होता है, RNA भी होता है, हिस्टोन और साथ ही साथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। तो ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशंस थी अबाउट द हिस्टोन प्रोटीन। बाकी देखो एक बार देख ही लो, मतलब कभी अगर लिखने को आता है तो किस तरीके से आप लिखोगे, कोर DNA और लिंकर DNA, ठीक है, इस तरीके से अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर और ये बिटवीन टू हिस्टोन ऑक्टामर्स। DNA रैप्स कितना 1.75 या 1/3/4 टर्न्स होता है, ठीक है। नंबर ऑफ बेस पे, अब इसमें जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स होते हैं वो कितने 146 बेस पेयर्स होते हैं, लेकिन लिंकर DNA में कितने 54 बेस पेयर देखने को मिलता है, ठीक है। ये 54 है और ये कितना है 146 है। बाकी इन लेफ्ट हैंडेड डायरेक्शन यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ये उस पर कॉइल रहता है। और कोर रीजन लिंकर रीजन मिला करके ये कितना हो जाता है 146 + 54 कितना हो जाएगा 200 बेस पेयर, यानी कि एक न्यूक्लियोसोम की बात की जाए तो कितना बनता है 200 बेस पेयर्स होते हैं। अब ये देखो इस तरीके से, सबसे पहले तो मतलब DNA क्या है, ये 2 नैनोमीटर का रहता है, ठीक है। ये 20 एंगस्ट्रॉम का रहता है। जब इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स मिल जाते हैं साथ ही साथ नॉन हिस्टोन और RNA वगैरह, तो फिर इसमें इस तरीके से ये कॉइलिंग हो जाती है। और जब कॉइलिंग हो जाती है तो ये थोड़ा सा मतलब क्रोमेटिन बन जाता है। अब ये कितना हो गया, इसका डायमीटर 11 नैनोमीटर का होता है और ये लूजली पैक्ड होता है। फिर उसके बाद जब इसका कंडेंसेशन होता है तब ये फिर किसमें थोड़ा सा ये और क्रोमोसोम्स में मतलब चेंज होने लगता है और फिर इसका डायमीटर 300 नैनोमीटर हो जाता है। उसके बाद इसमें और फर्दर कॉइलिंग वगैरह होती है, साथ ही साथ सेंट्रोमियर भी जब आके अटैच हो जाता है यहाँ पे, तो इसका डायमीटर 700 नैनोमीटर हो जाता है और फाइनली क्या बन जाता है, ये क्रोमोसोम बन जाता है। लेकिन इसकी यूनिट क्या है, न्यूक्लियोसोम ही है, ठीक है। तो यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूक्लियोसोम, बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमेटिन। यानी कि क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोसोम ये सब किससे हैं, क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। अब क्रोमेटिन वाली कंडीशन जो है वो हमें कहाँ कहाँ पे देखने को मिलती है, तो जो हमारा इंटरफेस होता है यानी कि G1S G2 सेल साइकिल पढ़ा चुकी हूँ, देखिएगा जा करके। तो इन सब कंडीशंस में हमें क्रोमेटिन ही देखने को मिलता है। इवन प्रोफेज में भी क्या होता है, क्रोमेटिन ही रहता है, सिर्फ उसका कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और फिर जब कंडीशन टीलो प्रोफेज में क्रोमेटिन रहता है फिर कंडेंसेशन होने लगता है, फिर वो क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है मेटाफेज और एनाफेज तक, तो वो क्रोमोसोम में रहता है। उसके बाद फिर टीलोफेज में वो कैसा बन जाता है, क्रोमेटिन ही हो जाता है। तो क्वेश्चन इससे भी पूछा गया है एग्जाम में, इसीलिए मैंने इस चीज़ को यहाँ पे मतलब मेंशन किया है कि मतलब क्वेश्चन ऐसे ऑप्शंस दे करके बोल देगा कि किस कंडीशन में क्रोमेटिन देखने को मिला था, जैसे आई फेज, प्रोफेज, टीलोफेज और एनाफेज, ऐसे तो पूछ लेगा कौन सा नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मतलब ये जो कंडीशंस है यहाँ क्रोमेटिन देखने को मिलेगा, क्रोमोसोम जो है वो हमें सिर्फ मेटाफेज और एनाफेज में देखने को मिलता है।
तो अब तो समझ में आ गया ना कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा समझाने के चक्कर में ना टाइम लग जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन दैट आर रिफर्ड टू एज, तो उनको क्या बोलते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ, तो डीएनए किसका है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का लॉन्ग पॉलीमर है। हिस्टोन क्या है, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। हिस्टोन्स क्या है, हिस्टोन्स जो है पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स हैं। लेंथ ऑफ द डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज, हाँ इनके ये बेस पेयर्स जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे मैं एक या तो देखूंगी, इस चीज़ को मैं फिर से ऐड कर लूँगी आप सभी के लिए, या फिर शॉर्ट्स के फॉर्म में मैं अपलोड करूँगी, वहाँ पे जाके आप इसको देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। लेंथ ऑफ डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज का, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार केवीएस में भी आया हुआ है। नेक्स्ट है, द डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर इन अ हेलिक्स इज अप्रॉक्सीमेटली, मतलब दो बेस पेयर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो 0.34, या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं, 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। नेक्स्ट है, डैश प्रपोज द सेंट्रल डोगमा, सेंट्रल डोगमा किसने दिया था, फ्रांसिस क्रिक सर ने दिया था। नेक्स्ट है, डिप्लॉयड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए, तो डिप्लॉयड कंटेंट कितना है, 6.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर, लेकिन अगर इसका हैप्लॉयड पूछेगा ना, तो हैप्लॉयड क्या लिख के आओगे, 3.3 इंटू 10⁻⁴, इसको 4.5 मत कर देना, ये एज इट इज़ रहेगा, और ये 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर हो जाएगा, तो ये हैप्लॉयड कंटेंट आ जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, हैप्लॉयड डिप्लॉयड दोनों। नेक्स्ट है, डैश प्रेजेंट इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए, यूरेसिल, ठीक है। द बैकबोन इन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, तो जो बैकबोन बन रही थी वो क्या था, ये शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, ये फॉस्फेट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड था, ये शुगर थी, तो किससे बनेगा, शुगर और फॉस्फेट से बनेगा बैकबोन, न्यूक्लियो मतलब डीएनए का या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। नेक्स्ट है, द प्यूरिन बेसेस आर, तो प्यूरिन क्या है, एजी हैं, और पिरिमिडिन क्या है, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर, अब ये देखो, ये नाइट्रोजन मतलब ये शुगर थी, और शुगर के साथ में ये क्या था, यहाँ पे ये जो लगा हुआ था डबल रिंग स्ट्रक्चर, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड कौन सा निकल के आया था, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, आप तो मत ही भूलना, ठीक है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नेक्स्ट है, द टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियोसाइड और ओएच ग्रुप, मतलब न्यूक्लियोसाइड और ओएच ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो क्या था, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बॉन्ड था। न्यूक्लियोसाइड मतलब क्या था, शुगर के साथ में नाइट्रोजनियस बेस था। नेक्स्ट है, 5 मिथाइल यूरेसिल, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 5 मिथाइल यूरेसिल को और किस नाम से जानते हैं, थाइमीन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, डीएनए से पहले डीएनए बनेगा तो रेप्लिकेशन होगा, फिर डीएनए से एमआरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, और फिर एमआरएनए से जब ये प्रोटीन बनती है तो क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। नेक्स्ट है, डैश आर अमाइनो एसिड्स ऑफ हिस्टोन, हिस्टोन में जो दो मतलब वैसे बहुत सारी अमाइनो एसिड्स होती हैं, लेकिन बेसिकली जो होती हैं वो लाइसिन और आर्जिनिन रिच होता है, ठीक है। आर्जिनिन रिच मतलब ये इसका कंटेंट जो है इन दोनों का वो ज़्यादा होता है। कभी अगर पूछ ले तो ये मत बोलना कि हाँ बस यही दोनों होती हैं, लेकिन बेसिकली ये दोनों देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर इज कॉल्ड, तो अभी हम लोग देख के आए हैं वो क्या होता है, न्यूक्लियोसोम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस, तो वो क्या कहलाता है, क्रोमेटिन कहलाता है। क्रोमेटिन फर्दर कॉइल्ड एंड कंडेंसेशन एट दैट फेज, तो कहाँ पे कंडेंसेशन होता है, हमने देखा था वो बेटा फेज में हमें देखने को मिलता है, मतलब जब ठीक से कंडेंसेशन हो जाता है, या यूँ कह सकते हो कि वो क्रोमोसोम कहाँ पे बनेगा, या क्रोमोसोम वाली कंडीशन हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, तो सिर्फ दो ही जगह, मेटाफेज और एनाफेज, बाकी हर जगह क्रोमेटिन होता है। द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, तो वो किसके द्वारा स्टेबलाइज होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। नेक्स्ट है, ईच बेस पेयर फ्रॉम द नेक्स्ट वन इन डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल इज, कितना होता है वो, 0.34 नैनोमीटर या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट है, ए इक्वल्स टू टी, जी इक्वल्स टू सी, द गिवन रिलेशन ये कहाँ पे है, वैसे तो क्या होता है, ए डबल बॉन्ड टी और जी डबल बॉन्ड सी होता है, लेकिन यहाँ पे जब दोनों बराबर की बात की जाएगी तो वो चीज़ कहाँ पे देखने को मिली थी, चारगाफ रूल में, एरविन चारगाफ ने दिया था। नेक्स्ट है, डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट इज डन
बाय फॉर्मेशन ऑफ, तो न्यूक्लियोसोम, मतलब न्यूक्लियोसोम वाला कॉन्सेप्ट देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने नहीं देखा था ना ध्यान से, वो एक बार फिर से वीडियो को बैक करना और देख लेना। तो ये कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन या फिर इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे डीएनए के बारे में, वो मैंने यहाँ पे कवर किए हैं आपके साथ। बाकी आपको मतलब ये चीज़ें कैसी लग रही हैं, डेफिनेटली आप प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना मत भूलिए। फिर उसके बाद हम इसको नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।